Hi everyone, welcome to Bansal Academy platform here. So, in today's session, we will discuss about the previous year questions of physics portion of Jammu and Kashmir Public Service Commission exam. So, let's start our discussion on the questions one by one. So, our first question is the value of integral I, this is 1 upon 2 pi iota. ये हमें कंटूर क्लोज कंटूर के ऊपर क्लोज कंटूर के लॉन्ग ये इंटीग्रेशन हमें गिवन है वेयर सी इज अ सर्कल डिफाइंड बाय z माइनस टू मॉड इज इक्वल टू 1.5। तो हमें यहाँ पे इस इंटेग्रल की वैल्यू पूछी 1 अपॉन पाई आयटा क्लोज कंटूर z माइनस 3। यहाँ पे हमारा जो क्लोज कंटूर है वो हमारा क्या है, एक सर्कल है। हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको जनरली कैसे प्लॉट करेंगे, ये जो है दिस इज z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये जो z नॉट है ये क्या है, दिस इज द सेंटर। तो हमारे z नॉट की वैल्यू कंपेयर करके हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। और रेडियस हमारा कितना आ गया, 1.5। तो अगर मैं यहाँ पे कंटूर ड्रॉ करूं तो कंटूर जो है वो कैसा दिखेगा हमारा, सेंटर कहाँ पे आएगा, 2 पे। लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है, तो हेयर इज 2, ये सेंटर आ गया। रेडियस कितना है, 1.5। तो 1.5 यानी कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 4 और 3.5 यहाँ कहीं पे होगा। इसी तरह से 1 यहाँ पे होगा और ये 0.5 यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करें, हमारा 1.5 का रेडियस बनेगा इस तरफ। तो अच्छे से यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। अब ये रेडियस बनेगा हमारा 1.5 का, तो 2 सेंटर हो गया ये वाला और हमारा सर्कल कुछ ऐसा दिख लाइक दिस, राइट। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन है एफ जेड वो क्या है, 1 अपॉन जेड माइनस 3। ठीक है, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू है ना, 1 अपॉन जेड माइनस 3। हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास सिंगुलर पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये हमें देखना है सिंगुलर पॉइंट जो है कंटूर के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। अब ये जो 3 है हमारा वो कंटूर के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि 2 अगर हमारा सेंटर है, रेडियस 1.5 है, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, 3.5 पे। और जो 3 वैल्यू है वो कंटूर के अंदर ही लाई करी, यानी कि हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है दैट इज लाइंग इनसाइड द कंटूर। तो अगर कंटूर के अंदर लाई कर रहा है तो हम रेजिड्यू निकाल लेते हैं इस पे। तो रेजिड्यू हम निकाल लेते हैं एट z इज इक्वल टू 3, राइट। हमारे पास क्या होता है रिलेशन, z टेंड टू 3 z माइनस 3 1 अपॉन माइनस 3। हमारे पास ये रिलेशन होता है। रेजिड्यू फाइंड करना हो अगर z इक्वल टू z नॉट पे, तो लिमिट z टेंड टू z नॉट z माइनस z नॉट एफ z। तो ये z माइनस 3 से z माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना है यहाँ पे रेजिड्यू का, दैट इज 1। अब जब हम वैल्यू निकालते हैं इंटेग्रल की, तो कैसे निकालते हैं हम, 2 पाई आयटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो हमारे पास तो यहाँ पे एक ही रेजिड्यू आया और वो कितना आया है, 1। तो 1 ये यहाँ पे क्या आ गया, तो ये हमारे पास इंटेग्रल की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये पोर्शन इरेज करूँ। तो हमारे पास क्या था, एफ जेड हमारा था जेड 1 अपॉन जेड माइनस 3। तो इंटेग्रल अगर मुझे लिखना हो तो क्या आएगा, कंटूर क्लोज सी है हमारा डी जेड ओवर जेड माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू दैट इज 1। तो ये 2 पाई आयटा इस तरफ ले आए, तो ये डिवाइड में जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आयटा क्लोज कंटूर डी जेड ओवर जेड माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा इंटेग्रल है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो इसकी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डाइवर्जेंस ऑफ दिस v एट पॉइंट 2 1 -1 इज। तो हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, डेल डॉट v, डेल हमारा क्या होता है, लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है, इसको ऑपरेट करवा देते हैं। कर्ल बाय कर्ल x i कैप, कर्ल बाय कर्ल y j कैप, प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप, ये हमारा डेल हो गया ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर का डॉट लेना है हमें v के साथ। v हमारा क्या है, एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x² y j कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जेड k कैप। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। i डॉट विद i1 मिलता है, तो कर्ल बाय कर्ल x हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड का, प्लस कर्ल बाय कर्ल y किसका होगा, 3x² y का, प्लस कर्ल बाय कर्ल z किसका होगा, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जेड। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसको कर्ल बाय कर्ल एक्स किया तो क्या मिला, वाई जेड, प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई इस टर्म का किया तो क्या आएगा, 3x² प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड किया तो ये क्या मिलेगा, एक्स जेड माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस आ गई। अब हमें पॉइंट यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस पूछी गई है, यानी कि x की वैल्यू 2 फिल करेंगे, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। y हमारा क्या है 1, z इज -1, प्लस 3x², 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, x की वैल्यू है 2, z की वैल्यू क्या है -1, माइनस वाई क्यूब, y क्या है यहाँ पे 1, तो उसका क्यूब आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 ये हो गया हमारे पास 12, माइनस दिस इज 2 4 माइनस, तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना आया 4 5 6, 12 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 6, तो 6 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आएगा, ये मिस प्रिंट है, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ 6, वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस आर। हमें इस इक्वेशन के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बताने हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऑर्डर क्या है इसका, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, d बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या मिला मुझे, d² y माइनस 3dy प्लस 2y इक्वल टू 0, तो d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी क्या बनी, d² माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हम लिख लेंगे वहां से। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, d² माइनस 2d माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया d माइनस 2, -1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचा d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमें यहाँ पे मिले d माइनस 2, d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए, 1 और। अब ये रूट्स जो है ये कैसे रूट्स है, हमारे पास रियल है और डिफरेंट रूट्स है, सेम तो नहीं है ना, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, डिफरेंट रूट्स है। तो यहाँ पे हम अपनी जो रूट्स है वो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 e की पावर, जब हमारे पास रियल और डिफरेंट रूट्स आते हैं तो हम रूट्स की जो है वो ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ठीक है, ये m1 m2 क्या है, रूट्स है। अब इसमें ही वैल्यूज फिल कर देते हैं, तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कौन से बन गए, e की पावर x, e की पावर 2x। ये c1 c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अगर हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस दी होती तो हम यहाँ पुट करके c1 c2 की वैल्यू भी निकाल सकते। तो हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पूछा है, तो क्या आंसर आएगा, e की पावर x, e की पावर 2x, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज हर्मिशियन।
हमें बताना है इनमें से कौन सा मैट्रिसेस जो है हर्मिशियन मैट्रिसेस है। अब हर्मिशियन मैट्रिसेस की कंडीशन क्या होती है कि ए डैगर क्या होता है, ए के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए डैगर लेंगे, चेक करेंगे कि ये कंडीशन किस ऑप्शन में मैच कर रही है हमारी। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं, हमारे पास जो ए मैट्रिसेस है वो क्या है, 0, आयटा, आयटा और 0। अब ए डैगर क्या होता है हमारे पास, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए, कि हम क्या करेंगे, ए का पहले कंजुगेट लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए का कंजुगेट ले लूं तो क्या आएगा, 0 माइनस आइटा और ये भी माइनस आइटा 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना। तो 0 माइनस आइटा, दिस इज माइनस आइटा 0। ये ए हमारे पास आ गया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स मिल रही है। तो ए डैगर किसके इक्वल आ गया मेरा, 0 माइनस आइटा 0। अब ये ए के इक्वल तो है ही नहीं, ए हमारा ये था ना 0 आइटा आइटा 0। तो ए डैगर जो है वो हमारा ए के इक्वल नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर नहीं है। अब हम बी के लिए चेक कर लेते हैं। बी के लिए हमारा मैट्रिसेस ए क्या है, 0 आइटा माइनस आइटा। अब क्या करेंगे, हम इसका ए डैगर फाइंड करेंगे। ए डैगर क्या होता है, कंजुगेट का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो कंजुगेट पहले लिख लेते हैं। इसका कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि आयटा वाली टर्म को माइनस आयटा में चेंज कर देंगे। 0, दिस इज माइनस आयटा, ये माइनस आयटा थी तो ये प्लस आयटा रहेगा और ये 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए डैगर आ जाएगा। ट्रांसपोज ले लेते हैं, 0 माइनस आयटा रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा। दिस इज आयटा 0, सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बन। अब हमारा ए मैट्रिसेस क्या था, देखिए 0 आइटा माइनस आइटा 0, यही मिल रहा है। तो ए डैगर इक्वल टू ए की कंडीशन जो ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रही है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द हर्मिशियन मैट्रिसेस। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर। ए की आइगन वैल्यूज हमें निकालनी है तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन लगा लेते हैं, ए माइनस लैम्डा आई मॉड इक्वल टू 0। दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इससे हम क्या करेंगे, अपनी आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, 6 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस लैम्डा। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 6 माइनस, दिस इज लैम्डा, माइनस 3 माइनस 0, ये 4 माइनस 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस, ये है हमारे पास 4 इंटू माइनस 3 बनेगा, 4 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, दिस इज माइनस 6 माइनस 6 लैम्डा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा आ गया, और इसको इसके साथ किया तो प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 इक्वल। तो ये क्या मिला, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा हो गया और 12 माइनस 6 प्लस 6। इसके रूट्स निकाल लेते हैं, वही हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6, ये फैक्टर बनेंगे। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, लैम्डा माइनस 3। यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या मिल गई, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज आ गई 3 और। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज। हमें यहाँ पे इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स। अब इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या रिलेशन होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, राइट। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो निकाल सकते हैं, ट्रिक के साथ कर लेंगे इसको। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, 2x2 मैट्रिसेस का, कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको इंटरचेंज कर दो और ये ऑपोजिट डायगोनल का साइन चेंज कर दिया, -1 -4। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, -1 4 1 -3, ये क्या मिलेगा, 3 -4, दिस इज -1। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ट्रिक से निकाल लिया। ट्रिक मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो
डायगनल एलिमेंट्स है ये वाले, इनको इंटरचेंज कर देंगे, -3 ऊपर आ गया -1, और ये जो हमारे पास ऑपोजिट डायगनल एलिमेंट्स है इनका साइन चेंज कर -1 माइनस। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया -3 -4 -1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कितना है -1, तो ये ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास 3 4 1, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द डेबायस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लैटिस हैज। तो हमें पता है डेबायस थ्योरी जो थी वो किसकी थ्योरी थी, सॉलिड्स में स्पेसिफिक हीट को स्टडी करने के लिए डेबाय ने थ्योरी दी थी। उसमें पूछा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस की वो क्या होती है। सो इसका ऑप्शन सी आएगा, दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अप टू द फाइनाइट वैल्यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रैग्स एंगल फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन प्लेन इन द एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एफसीसी है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका, इट इज 19.2। तो यहाँ पे ब्रैग्स एंगल की वैल्यू दी गई है 19 डिग्री। ये हमें ब्रैग्स एंगल की वैल्यू गिवन है फॉर एन एक्सरे वेवलेंथ, एक्सरे वेवलेंथ जो है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द लैटिस कांस्टेंट ऑफ एल्यूमिनियम, तो लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमसे पूछी गई। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रैग्स लॉ होता है वो क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ऑर्डर जो है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अब क्या लेंगे, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे। तो ये क्या आ गया, 2d sin थीटा इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे हमारे पास d तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। 2d साइन एंगल कितना है 19.2 डिग्री, और वेवलेंथ कितनी है हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेती हूँ मैं। हमें रिलेशन पता है कि जो d होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो क्या होता है हमारे पास 1/√h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c। अब क्योंकि ये एफसीसी है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास h² प्लस k² प्लस l², और ये a ऊपर चला जाएगा क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, तो a b c इक्वल होंगे। ठीक है, तो a b c इक्वल है तो एलसीएम लिया हमने, तो a² एलसीएम आ जाएगा और वो न्यूमिनेटर में टर्म चली। अब h की l की वैल्यू क्या है, ये हमें प्लेन गिवन है, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई 1, k की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, यहाँ पे फिल कर देंगे हम। दिस इज a 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दिस इज a बाय रूट, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू फिल कर देंगे। दिस इज a बाय √3 साइन ऑफ 19.2 डिग्री 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 4.05 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्सीमेट आंसर कैलकुलेशन करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ यूनिट सेल इन द मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। अब मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में हमें ये लेंथ के बीच का रिलेशन बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा मोनोक्लिनिक के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है 3D में वो क्या होते हैं, सी फॉर क्यूबिक, टी टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, एम हमारे पास होता है मोनोक्लिनिक, फिर टी है हमारे पास ट्राइक्लिनिक, एच इज हेक्सागोनल, आर इज रोम्बोहेड्रल। राइट, तो ये जो क्यूबिक है इसमें 3 साइड्स इक्वल होती है, इसी तरह से ये रोम्बोहेड्रल है इसमें भी 3 साइड्स इक्वल होती है। टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है, और हेक्सागोनल में भी यही बिहेवियर देखने को मिलता है, दैट इसमें क्या है 2 साइड्स ही इक्वल होती है। बाकी ये जो 3 बचे इनमें क्या होता है रिलेशन, ये ए बी सी दोनों तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्रोनिग पेनी मॉडल इन द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड देयर आर regular region of only allowed energies, alternate region of allowed and forbidden energies, only regular regions of forbidden energy, none of these. तो क्रोनिग पेनी मॉडल जो है वो हमें क्या बताता है कि जो एटम्स के बीच का जो पोटेंशियल था, पीरियोडिक पोटेंशियल था, उससे क्या रिजल्ट मिला था हमें कि एक इक्वेशन इन्होंने इस मॉडल में डिराइव की थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है कि जो अल्टरनेट रीजन्स होते हैं हमारे पास अलाउड और फॉरबिडन एनर्जीज के। ठीक है, इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन क्या किया था बैंड गैप की, जो हमारे इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाए। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने यहाँ पे रीजन्स के बारे में बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं अल्टरनेट, अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेरोमैग्नेटिक materials as the applied field is gradually reduced to zero, the polarization still left is known as। अब जब हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में अप्लाइड फील्ड को जीरो कर दिया, ठीक है, तो जो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ क्या रहती है, मैग्नेटाइजेशन रहती है, पोलराइजेशन रहती है, उसको नाम क्या दिया गया था, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज रेमनेंट पोलराइजेशन। जैसे हमारे पास इसके केस में क्या होता है, हिस्टेरेसिस कर्व हमें यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वो कर्व कुछ ऐसे देखने को लाइक दिस। अब इस तरफ H, इस तरफ M, राइट। अब जब हम O से A तक जाते हैं तो हम जब फील्ड इंक्रीज करें मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाती है कि सारी जो स्पिन्स होती हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। उसके बाद जब हम A से इस पॉइंट तक आते हैं, ये पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ B, ये वाला, जब A से B तक जाते हैं हमने क्या किया, फील्ड को डिक्रीज कर दिया, जो अप्लाइड फील्ड है उसको डिक्रीज कर दिया। तो फील्ड डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे B पॉइंट पे क्या हो गई, फील्ड जीरो। एट द पॉइंट बी फील्ड तो जीरो हो गई, बट स्टिल मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब मटेरियल क्या है, मैग्नेटाइज्ड है अभी। तो इस पॉइंट पे जो उसके पास मैग्नेटाइजेशन होती है उसको नाम दिया गया था रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन या पोलराइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है दैट मीन्स कुछ ना कुछ स्पिन्स ऐसी है जो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है। ठीक है, हमने फील्ड तो जीरो कर दिया, बाहर से जो फील्ड अप्लाई की थी उसको तो जीरो कर दिया, बट स्टिल कुछ स्पिन्स जो है वो ऐसी हैं जो खुद क्या है, अलाइन है फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन हमें मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेमनेंट पोलराइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्मी एनर्जी ऑफ लिथियम is 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें यहाँ पे फर्मी एनर्जी कितनी गिवन है, 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम जॉल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो ये कन्वर्जन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। What is the number of conduction electrons per unit volume in the lithium? हमें यहाँ पे क्या निकालना है, number of electrons per unit volume कितने हैं लिथियम, राइट। तो अब हम अगर फर्मी एनर्जी का रिलेशन देखें, वो हमारे पास क्या होता है, h कट स्क्वायर बाय 2m p पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3। ये जो मैंने स्मॉल n लिखा है यहाँ रिलेशन में, ये n क्या है, नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। तो ये स्मॉल n की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड करनी, तो इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे हम। फर्मी एनर्जी हमारे पास कितनी है, 4.72 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 h कट स्क्वायर। h कट क्या होता है हमारे पास, h/2 पाई, ठीक है, और h कट की वैल्यू जो होती है 1.05 इंटू 10⁻34 होती है होल स्क्वायर अपॉन 2। m की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो वो कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻31, दिस इज 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 2/3। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास n की वैल्यू जो आती है दैट इज 4.64 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, वो इतनी। नेक्स्ट है हमारे पास, बीसीएस थ्योरी इज वैलिड फॉर, जो बीसीएस थ्योरी होती है वो किसके लिए वैलिड है, वीक कपलिंग सुपर कंडक्टर्स, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। कि जो वीक कपलिंग
सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम होती है, उसके लिए बीसीएस थ्योरी जो है वो वैलिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो मैग्नेट की हेल्प से कौन जो है डिफ्लेक्ट होगा, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, बीटा रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। इसका ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। बीटा रेज बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर हम उसको मैग्नेट में रख देंगे, मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगी, फोर्स लग सकती है, so जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स-रेज एंड गामा रेज दीज आर बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें बताना है। एक्स-रेज हैव लार्जर वेवलेंथ देन द गामा रेज, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ रेज आर इक्वल। ऑप्शन सी है हमारे पास, एक्स-रेज हैव स्मॉलर वेवलेंथ देन दैट ऑफ गामा रेज, और लास्ट ऑप्शन है देयर इज नो कोरिलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट आंसर, कि जो एक्स रेज होती है उनकी लार्ज वेवलेंथ होती है एज कंपेयर टू द गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ होल इज इन ए सेमीकंडक्टर हैज जीरो मास पॉजिटिव चार्ज, mass same as the electron and the positive charge, mass opposite to the electron and negative charge, mass greater than the electron and positive। तो बेसिकली होल जो होता है सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होता है। होल होता क्या है बेसिकली, दिस इज द वैकेंसी, जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड, जैसे ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, इस तरफ कंडक्शन बैंड है, हमने यहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है कितनी, जितना ये फॉरबिडन गैप है, ठीक है, उसको क्रॉस करने के लिए जब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और ये कंडक्शन बैंड में जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, कंडक्शन होगी इसकी वजह से। अब वैलेंस बैंड में क्या बच गए पीछे, यहाँ पे क्या होता है, होल क्रिएट हो जाता है। मतलब होल क्या है बेसिकली, अ वैकेंसी, कि जहां से इलेक्ट्रॉन मूव होके गया है, ठीक है, दैट इज अ होल। तो जो होल होता है उस पे क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो होल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसका मास कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। इफेक्टिव मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इफेक्टिव मास के साथ डील करते हैं, तो जो इफेक्टिव मास होता है होल का, वो सेम होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास सेम होता है, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट हाईएस्ट टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की गई, ट्रांजिशन टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। दिस इज Y फॉर यूट्रियम, Ba दिस इज फॉर बेरियम, Cu कॉपर को डिनोट कर रहा है, O ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है। इसके लिए जो हमारे पास हाईएस्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, क्यूरियस टेम्परेचर, और ये अबाउट 93 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मटेरियल्स ड्यू टू anti-parallel arrangement of movement exhibit zero magnetic moment, such materials are said to exhibit paramagnetic, ferrimagnetism, antiferromagnetic या फिर ferromagnetism। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास ऐसे मटेरियल्स है, इनमें क्या है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है, कि अगर एक स्पिन अप है फिर डाउन, एक स्पिन अप फिर डाउन, एक स्पिन अप एक डाउन, तो ओवरऑल जब ऐसा अरेंजमेंट होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो ये बिहेवियर किस में प्रेजेंट होता है, किस मटेरियल में प्रेजेंट होता है, इसका ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेट ग्लासेस कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ। तो जो बोरेट ग्लास होता है वो किसका मिक्सचर होता है, एक तो बोरेट एनहाइड्रेट यानी कि B2O3, और एक होता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, ये होता है यहाँ पे। तो सोडियम मेटाबोरेट और ये हमारा B2O3 बोरिक एनहाइड्रेट, इसका मिक्सचर होता है बोरेट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द प्लेसमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल अंडर द सोडियम मेटल वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स विल बी फॉर्म। ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम मेटल वेपर के अंडर रख दिया, तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होगा, सो इसका ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर, दैट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट।
तो इसमें शॉर्टकट इफेक्ट जो है सोडियम क्लोराइड में क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें पता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कितनी होती है, -1, नेगेटिव होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके केस में, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी शो ही नहीं करती। इसकी वैल्यू क्या होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 होती है, जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती है, ठीक है। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास परफेक्ट है तो उसके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 होती है। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है कि अगर वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म नहीं शो कर रहे, परफेक्ट, अगर सिंपल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है हमारे पास, तो उनके लिए ये वैल्यू जो है जीरो से -1 से 0 की रेंज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है कुछ नहीं होती है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक के केस में। सो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सॉलिड इन ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज। तो हमें पता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए हमारे पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, दिस इज 1 - T/Tc। ये H नॉट क्या है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और T टेम्परेचर हो गया, और टीसी क्या है हमारा, क्यूरीज टेम्परेचर जिस पे ट्रांजिशन हो रही है वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर 1 से कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर कि इंक्रीज विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर, इनवर्सली रिलेशन होता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जी ऑफ द स्पिन वेव इज क्वांटाइज्ड एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्पिन वेव की एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, और इसकी जो यूनिट ऑफ एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी आएगा। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट की बात करें, हम वहां पे बोलते हैं कि इसका जो क्वांटा है वो क्या होता है, फोटोन होता है। इसी तरह से जो स्पिन वेव होती है, इसका क्वांटा क्या होता है, जो एनर्जी कैरी कर रहा है यहाँ पे, उसको नाम दिया गया है मैग्नॉन। तो इसका ऑप्शन बी आएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हॉल कोएफिशिएंट ऑफ द मेटल इज लो, दिस मींस दैट द चार्ज कैरियर डेंसिटी इन मेटल इज हाई। ऑप्शन बी है, चार्ज कैरियर डेंसिटी इन मेटल इज लो, द हॉल फील्ड प्रोड्यूस्ड इन मेटल इज हाई, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हॉल कोएफिशिएंट, हॉल कोएफिशिएंट हम उसको आर से डिनोट करते हैं, एच मैंने यहाँ पे लगा दिया सब इसके साथ, ताकि एच क्या डिनोट करे, हॉल, हॉल से एच आ गया यहाँ पे। तो आर एच क्या है हमारे पास, हॉल कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या है, लो है। तो हमें बताना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा ट्रू है। अब जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1/NE। एन क्या है यहाँ पे, चार्ज कैरियर डेंसिटी। अब इस रिलेशन से, डिपेंडेंसी से क्लियरली पता चल रहा है कि होल कोएफिशिएंट जो है 1/n के साथ वेरी कर रहा है। अब अगर ये वैल्यू कम है, इसका मतलब जो नंबर डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या आएगा, एक करेक्ट आएगा कि चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है वो मेटल की क्या है, ज्यादा है, तभी होल कोएफिशिएंट क्या होगा, कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ टाइप 1 सुपरकंडक्टर द सरफेस एनर्जी इज। तो जो टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी सरफेस एनर्जी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, इंक्रीज कर दें। इस सिचुएशन में इनकी जो सरफेस एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। सो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल शोज एन अब्रप्ट चेंज जंपिंग टू ए लार्ज वैल्यू फॉर। तो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स के केस में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है। वो कब होता है, जब जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपल हार्मोनिक मोशन द ग्राफ ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट लाइन।
तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। टोटल एनर्जी अगेंस्ट द डिस्प्लेस। अब हमें देखना पड़ेगा टोटल एनर्जी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये सिंपल एनर्जी होती टोटल एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें विद द डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ मैंने डिस्प्लेसमेंट ले ली और इस तरफ हमारे पास क्या है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की क्या है इंडिपेंडेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी रहा है टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ही तो है। एम भी चेंज नहीं होता, ओमेगा इज फिक्स, ए क्या एम्पलीट्यूड वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा ग्राफ हम क्या होगा पैराबोला। तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा ना, पैराबोला ग्राफ है ये ऑप्शन नहीं आएगा। एक्सलरेशन अगेंस्ट द टाइम। एक्सलरेशन को हम टाइम के साथ कैसे प्लॉट करें वो देख लेते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ पे सी ऑप्शन चेक करें, ए साइन ओमेगा टी। लेट से ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब एक्सलरेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी दैट इज dx बाई dt, वो कितनी आ गई a ओमेगा cos ओमेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सलरेशन निकाल ली, तो वो हमारे पास क्या आ गई माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमें ग्राफ किसके बीच में देखना है एक्सलरेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है ये साइन कब मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं मिलेगा ना, साइन कब मिलेगी क्योंकि यहाँ पे साइन टर्म आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं, ये क्या मिला ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम इस इक्वेशन को लिखें हमें कौन सी इक्वेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैंने ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 1। तो ये ऐसी इक्वेशन किसकी होती है एलिप्स की होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास देखो ग्राफ वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किस फॉर्म की दिख रही है एलिप्स की फॉर्म की। तो ये एलिप्टिकल कर्व मिलेगी यहाँ पे, तो ऑप्शन डी भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए ही बनता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a particle is performing simple harmonic motion, the position at which its kinetic energy is 3/4 of its total energy। तो उन्होंने पूछा है कि एक पार्टिकल जो है एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि किस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 होगी ऑफ टोटल एनर्जी। तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दिस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स टोटल एनर्जी क्या आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/4 1/2। ये ओपन करने की जरूरत ही नहीं थी, ये हाफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं टर्म। ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना, ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ से। इस तरफ बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ बचा 3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम पोजीशन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दिस इज ए स्क्वायर बाई 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस ए बाई, तो पोजीशन क्या मिल रही है 1/√2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ओपेम्प इंटीग्रेटर हैज ए ट्रायंगुलर वेव इन आउटपुट, द इनपुट इज। तो ओपेम्प इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर का काम क्या होता है, आउटपुट हमें जो मिलती है वो इंटीग्रेट होके मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारा टाइम कांस्टेंट भी होता है साथ में, बट यहाँ पे जो आउटपुट होगी ओपेम्प इंटीग्रेटर की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट। अब आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, ट्रायंगुलर वेव मिल रही है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वेव अगर आउटपुट है तो इनपुट क्या जाएगी, स्क्वायर वेव जाएगी। कि अगर हम इनपुट में स्क्वायर वेव दे रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, ट्रायंगुलर वेव मिलती है आउटपुट। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सच दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। तो हमें यहाँ पे एक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज अंडर रूट ए एक्स। फिर जो ए है वो कितना है, कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलरेशन जो है पार्टिकल की वो पूछी गई है। हमें पता है एक्सलरेशन क्या होती है, डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, एक्स का फंक्शन है ना ये। तो इसको हम क्या करेंगे, dx के साथ मल्टीप्लाई और dx के साथ मैंने डिवाइड कर दी। अब ये जो टर्म है हमारे पास, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। मैंने dv बाई dx लिख दिया और dx बाई dt लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। अब ये जो dx बाई dt है ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी आएगा तो a किसके इक्वल आ गया, v dv बाई dx। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, v कितना है, रूट ए एक्स, और डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू dx का, तो ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो एक्सलरेशन कितना मिला, रूट ए एक्स। पहले यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर क्या है यहाँ पे 1/2, 1/2 आगे ए एक्स की पावर -1/2। फिर आगे ए एक्स का फिर से किया तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, दिस इज ए एक्स 1/2 पुट ए एक्स, और ये ए ऊपर, ए एक्स फैक्टर कैंसिल हो गया, तो एक्सलरेशन कितनी मिली, a/2। ए कितना है, 3/2। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर।